हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन के आंसर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के जरिए से देता हूँ और जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं वो यहाँ पे क्यूएनए में लेके आने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे जो मैकबुक्स है नए वाले M1 वाले वो आ चुके हैं मेरे पास, कल डिलीवर हो गए मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो। तो ऑलरेडी मैंने उसके वीडियो के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों को पता है कि मैं अपना टाइम लेके वीडियो बनाता हूँ, जल्दबाजी में नहीं, ताकि सारे पॉइंट जो है उसमें कवर कर सकूँ और आपके जो भी सवाल है उसके जवाब उसमें मिल सके। तो सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, एक एयर का बनाएंगे, एक प्रो का बनाएंगे, फिर नया एयर वर्सेस इस वाले इंटेल के साथ कंपेयर करेंगे और नए प्रो को भी इसके साथ कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आईपैड रखा हुआ है मेरा आईपैड एयर, इस पे आपको केस जो है अगर पसंद आ रहा है तो सुबह मैंने जो वीडियो डाली है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में लिंक पिन करके मैंने रखा हुआ है, वो वाला वीडियो जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा केस कौन सा। बहुत ही फैंटास्टिक केस है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो जो वीडियो है प्रो वर्सेस एयर की कंपैरिजन, उसमें आपको पहले 1-2 मिनट के अंदर ही इस केस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, हमारा वीडियो जो है शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है सिद्ध पाठक ने। ये बोलते हैं कि टीजी ने यानी कि टेक्निकल गुरुजी ने आज अपने एक व्लॉग में बताया कि आईफोन 12 उनके पास लॉन्च के 10 दिन पहले आ चुका था, लेकिन एप्पल किसी को आईफोन देती नहीं है। फिर ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं है कि एप्पल किसी को आईफोन्स या मैकबुक्स वगैरह रिव्यू के लिए नहीं देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल देता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे रिव्यूअर्स को एप्पल जो है ये प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन जब लॉन्च हो जाता है, वीडियोस बन जाती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स को वापस ले लेता है। और एप्पल जो है इस तरीके के रिव्यूअर्स के साथ पेड प्रमोशन नहीं करता है। तो एप्पल बहुत सारे रिव्यूअर्स को देता है। इनफैक्ट आप मेरी भी अगर आईफोन की, इस साल के आईफोन्स की वीडियो देखेंगे तो लॉन्च के पहले दुबई में भी, लॉन्च के पहले मैंने दुबई में बैठकर वो वीडियोस बना दी थी आईफोन 12 और 12 प्रो की और रिलीज भी कर दी थी। और इंडिया में जब आईफोन 12 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था उसके काफी देर पहले मैंने जो है 12 प्रो मैक्स की भी इंडियन एमआरपी वाले की वीडियो रिलीज कर दी थी। तो ये बात सही नहीं है कि एप्पल जो है रिव्यू यूनिट सेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुसाब शेख का। ये बोलते हैं कस्टम पीसी बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशन उन्होंने बनाया कि i5 उसके अंदर चाहिए उनको, 1650 का सुपर ग्राफिक कार्ड है, 16 GB का रैम है, 500 GB का एसएसडी वगैरह वो उसमें लगाना चाहते हैं, मैक ओएस इंस्टॉल करना चाहते हैं और गेमिंग के लिए उनको जो है ये पीसी बिल्ड करना है। तो ये कैसा रहेगा? देखिए, मैक ओएस के ऊपर गेमिंग जो है इतने अच्छे से होती नहीं है। आप लेकिन जो पीसी बिल्ड करेंगे उसमें मैक ओएस भी रख सकते हो हैकिंटॉश के साथ और विंडोज ओएस भी रख सकते हो, तो विंडोज में आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। कस्टम पीसी बिल्ड कराना जो है एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक जगह पे रख के स्टेशनरी जो है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने घर में किसी कॉर्नर में रख के गेमिंग वगैरह कीजिए और मैक ओएस का भी आप मजा ले सकते हो उसके साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मितेश कुमार का। ये बोलते हैं कि इनको आईफोन 11 प्रो और आईफोन 12 जो है इसके बीच में कंफ्यूजन है। जो नया चिपसेट है और जो नया कैमरा के फीचर्स है उसके अलावा 11 प्रो और 12 प्रो के अंदर उनको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता है। 11 प्रो फ्लिपकार्ट से अगर लेते हैं तो उनको जीएसटी डिस्काउंट मिल जाता है, एक्सिस बैंक का डिस्काउंट मिल जाता है और 60,000 के आसपास वो पड़ जाता है चार्जर और ईयरफोन के साथ। लेकिन 12 अगर लेते हैं तो वही ऑफर मिलेगा, लेकिन उनको चार्जर और ईयरफोन अलग से लेना पड़ेगा। तो कौन सा उनको चूज करना चाहिए? 5 साल तक उनको यूज़ करना। देखिए, सिंपल सा आंसर है इसके अंदर, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि 5 साल यूज़ करना है तो आपको आंख बंद करके आईफोन 12 सीरीज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल के अंदर इंडिया के अंदर होपफुली 5G आ जाएगा, इंशाल्लाह 5G आ जाएगा और आईफोन 12 के साथ जो है आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, 11 सीरीज का नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक और रीज़न भी है कि जो स्क्रीन साइज है आईफोन 12 का वो 11 प्रो के मुकाबले मुझे बेहतर लगता है, ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म फैक्टर के साथ, क्योंकि साइड्स जो है उसके फ्लैट है, बेजल्स जो है नैरो है, इसलिए ओवरऑल फॉर्म फैक्टर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन डिस्प्ले अच्छा खासा बड़ा है जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एंडी गेमिंग का। ये बोलते हैं आईफोन 13 के अंदर आप क्या नए फीचर्स देखना पसंद करोगे? अगर नॉच छोटा हो सकता है तो वो चीज़ एक मैं देखना पसंद करूंगा, हालांकि वो मुझे इतना बॉदर नहीं करता है, नॉच है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने साल से हम यूज़ करें उसकी आदत हो चुकी है, वो जो है बीच में नहीं आता और हमारा कोई एक्सपीरियंस खराब नहीं करता। लेकिन अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, तो वो चीज़ मैं देखना चाहूँगा। और दूसरा फीचर जो मैं देखना चाहूँगा वो है 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले। अब आईपैड प्रो अगर आपने इस्तेमाल किया है तो उस पर इतना ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है 120 हर्ट्ज। एंड्रॉइड में जितना अच्छे तरीके से काम नहीं करता उतना अच्छे तरीके से इसमें काम करता है। क्यों? क्योंकि iOS ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आईपैड ओएस बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले पैनल के साथ भी देखेंगे iOS को तो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है, तो 120 हर्ट्ज के साथ और ज़्यादा स्मूथ लगेगा और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो ये दो फीचर्स जो है मैं देखना चाहूँगा, जिसके अंदर स्क्रीन के बारे में जो मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिमांशु चौधरी का। ये बोलते हैं क्या यूएस वर्जन और इंटरनेशनल वर्जन जो है वो सेम है या डिफरेंट है? देखिए, यूएस वर्जन
उन लोगों के लिए इंटरनेशनल वर्जन नहीं है जो ऑलरेडी यूएस में रहते हैं, लेकिन हम जो इंडिया में रहते हैं हमारे लिए वो इंटरनेशनल वर्जन है। यूएस में जो लोग रहते हैं उनके लिए इंडियन वर्जन जो है वो इंटरनेशनल वर्जन है, और यूएस और इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए दुबई का वर्जन जो है वो इंटरनेशनल वर्जन है, और दुबई में जो रहते हैं उनके लिए इंडिया, यूएस और बाकी कंट्रीज का जो वर्जन है वो इंटरनेशनल वर्जन है। तो इंटरनेशनल वर्जन एक टर्म है जो इंडिया में आउट ऑफ इंडिया के जितने भी आईफोन्स है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यूएस वर्जन जो आता है उसके अंदर वेव की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे ये जो मेरे हाथ में है यूएस वाला है 12 प्रो मैक्स, इसके अंदर साइड में वेव का एंटेना है जो कि दुनिया के किसी भी आईफोन के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा, चाहे दुबई से लीजिए, जापान से लीजिए, चाइना से लीजिए, इंडिया में से लीजिए। तो ये मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है यूएस के आईफोन और दुनिया के किसी भी आईफोन के बीच में। जहाँ पे दुनिया भर के आईफोन्स के अंदर सबसे गीगाहर्ट्ज़ है, यूएस के अंदर आपको वेव मिलता है। और जापान का आईफोन अगर आप लेते हो तो उसके अंदर आपको जो साइलेंट स्विच है उसकी मदद से आप कैमरा का शटर को साइलेंट नहीं कर सकते। वहीं पे हांगकांग का जो आईफोन आता है उसके अंदर डुअल फिजिकल सिम आता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। इंटरनेशनल तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने मजाक के तौर पे पूछा है, प्यार मोहब्बत से पूछा है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। हर्ष लोंडेकर है इनका नाम। ये बोलते हैं सब जानना चाहते हैं कि आपने वीवो V20 प्रो की वीडियो कैसे बना दी, टेक इट एज ए जोक, ज्यादा सीरियस मत होना। ऑब्वियसली मैं सीरियस नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपको पूछना चाहिए। देखिए जो चैनल मैंने बनाया हूँ ये आप लोगों की बदौलत ही हुआ है पॉसिबल यहाँ तक इसको लेके आना। अभी ऑलमोस्ट हम लोग जो है 7 लाख के करीब है सब्सक्राइबर्स के मामले में। और यहाँ पे वीवो के V20 प्रो की वीडियो मैंने क्यों बनाई और आगे एंड्रॉइड फोन्स के कौन से वीडियो में बनाने वाला हूँ ये आपको जानना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। मेरे फैमिली मेंबर्स तो इसके बारे में कंसर्न नहीं है, अब आप लोग ही मेरी फैमिली हो जो टेक के अंदर मेरे साथ साथ इंटरेस्टेड हो। देखिए वीवो ने जो है मुझे कॉन्टैक्ट किया, रिव्यू यूनिट सेंड किया, इसीलिए जो है मैंने इसको लॉन्च डेट पे और लॉन्च के टाइम पे जब सब रिव्यूज डाला मैंने भी इसको डाला। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या इसकी अनबॉक्सिंग करना चाहते हैं, मैंने बोला क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मुझे भी बहुत लोगों ने समझाया, मैं काफ़ी बड़े यूट्यूबर से मिला, उन्होंने मुझे बोला कि हमारा जो चैनल होता है वो हमारा एक पोर्टफोलियो होता है और इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है हमको इंक्लूड करना चाहिए, ना सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स। अब एप्पल प्रोडक्ट्स पे ही हमने हमारा चैनल जो है इतना आगे लेके आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी एप्पल प्रोडक्ट्स ही 99% ऑफ द कंटेंट रहेगा हमारे चैनल का। ये एंड्रॉयड वाले फोन्स या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 2% हिस्सा ही रहेंगे हमारे चैनल का। अब यहाँ पे ये जो फ़ोन मेरे पास आया मैंने इसको यूज़ करके देखा और कोई भी फोर्स नहीं था कि आप इस तरीके से वीडियो बनाइए, उस तरीके से वीडियो बनाइए। जो चीज़ मुझे वहाँ पे सही नहीं लगी, जैसे मुझे लगा कि सिंगल स्पीकर नहीं डुअल स्पीकर होना चाहिए इस प्राइस पॉइंट में, क्योंकि आईफोन SE2 जो आता है उसके अंदर भी आता है, तो मैंने वो चीज़ मेंशन किया था। मुझे कैमरा फ्रंट फेसिंग इसका अच्छा लगा रियर फेसिंग वाले से, तो मैंने वो चीज़ मेंशन किया था। और वीडियो में मैंने साफ तौर पे आपको बोला भी था कि ये अनबॉक्सिंग देख के आप लोग जो डिसीजन मेक मत कीजिए कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको बहुत सारे रिव्यूज़ पे अपना डिसीजन मेक करना चाहिए। एक और रीज़न ये भी था कि उन्होंने मुझे बोला कि आप गिव अवे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये फ़ोन आपका है। तो डेफिनेटली अगर आप में से किसी का भला होता है गिव अवे के जरिए से तो मैं वो चीज़ करने के लिए राज़ी हो गया। इसीलिए एक और फ़ोन का एंड्रॉयड फ़ोन का वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पे 1-2 दिन के अंदर, जो लॉन्च होने वाला है। अभी मैं उसका नाम तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि एम्बार्गो के अंदर है, लेकिन 8th को वो फ़ोन लॉन्च होने वाला है और इंशाल्लाह हम लोग उसका भी गिव अवे करेंगे। और गिव अवे का कोई टारगेट मैं डिफिकल्ट नहीं बनाता क्योंकि मेरा काम है इस फ़ोन को आप में से किसी एक को पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आदित्य सागर का। ये बोलते हैं मैकबुक के अंदर, मैकबुक प्रो के अंदर स्पेशली जो टच बार आता है उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो बगी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं, लोग उसको हेट क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज में मैंने भी देखा है कि टच बार जो है हमको पसंद नहीं है। देखिए टच बार मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा है और जब कभी मैं अपना मैकबुक यूज़ करता हूँ उसमें कुछ वक्त जो है मैं टच बार पे भी बिताता हूँ, यानी कि मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगता है। उस पर काफ़ी सारे शॉर्टकट जो है, जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, चाहे सफारी ओपन कर रहे हो, फाइनल कट ओपन कर रहे हो, उसके मुताबिक वहाँ पे देखने आपको मिल जाते हैं। ब्राइटनेस एडजस्ट करना हो, साउंड एडजस्ट करना हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे मेरे हिसाब से इंटीग्रेटेड है और फैंटास्टिक तरीके से काम करता है। अभी तक ये वाला मैकबुक प्रो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 2020 वाला इंटेल वाला, इसको मैं तकरीबन 5-6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा टच बार जो है कभी मेल फंक्शन या कोई भी बग्स के साथ मुझे देखने को नहीं मिला है। तो मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हर एक की अपनी राय होती है, पर्सनल प्रेफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेबिन जॉय का। इनका सवाल यह है कि आईफोन 11 है इनके पास और आइडल बैटरी ड्रेन जो है बहुत ज़्यादा उनके फ़ोन के अंदर हो रहा है। iOS 14.2 पे उनका फ़ोन अपडेटेड है। इन्होंने मेरे वीडियोस देखकर सारे सेटिंग्स जो है ट्विक कर दिए हैं, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप, वाईफाई सब चीज़ जो है ये ऑफ रखते हैं और सेटिंग्स जो है उन्होंने सब चीज़ बराबर करके रखी है, ज़्यादा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके नहीं रखे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम लोग OTA अपडेट करते हैं, ओवर दी एयर अपडेट करते हैं, यानी कि वाईफाई के जरिए से अपडेट करते हैं, तो 300-400 MB का, 200 MB का अपडेट हमको देखने मिलता है। उस केस में कभी कभी क्या होता है, वो अपडेट जो है बगी होता है उस अपडेट के मुकाबले जो कंप्लीटली एप्पल रिलीज करता है आपके मैकबुक
या विंडोज़ के ऊपर जिसके ज़रिए से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आईट्यून्स से आप अपने आईफ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि कोशिश कीजिए कि पूरा जो फर्मवेयर है आपके आईफ़ोन का, वो आपके मैकबुक या विंडोज़ पीसी के ज़रिए से, आईट्यून्स के ज़रिए से इंस्टॉल कर दीजिए अपने फ़ोन पे। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, अगर आपको हैसल इतना नहीं लेना है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो एक और सॉल्यूशन ये है कि आपने जैसे वीडियोज़ मेरी देखे, किस तरीके से आप सेटिंग्स ट्वीक कर सकते हो, वीडियो फिर से लगाइए और वीडियो देखने के पहले आपके फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर जाके रीसेट ऑल सेटिंग्स कर दीजिए। इससे आपके फ़ोन का डेटा लॉस नहीं होगा, लेकिन आपके फ़ोन की सारी सेटिंग्स जो है वो रीसेट हो जाएगी और रीसेट करने के बाद फिर से वो वीडियो देख के जो है आप सारी सेटिंग्स कीजिए। आपका फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अहमद खान का। ये बोलते हैं कि नबील भाई मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आईफोन 12 लेना है, ग्लोबल प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? अगर ग्लोबल प्रोडक्ट लिया तो क्या एप्पल के सर्विस सेंटर वाले जो इंडिया में ऑब्वियसली थर्ड पार्टी चला रहे हैं, मेपल है, यूनिकॉर्न है, न्यासा है, ये लोग उसकी वारंटी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। देखिए, अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आप बोलने की सलाहियत रखते हो, अगर आप बात कर सकते हो अच्छे से और अपना पॉइंट जो है रख सकते हो एप्पल के सर्विस सेंटर वालों के सामने, तो आपको सर्विस देने से कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते, आप डरते हो, आप अगर फ़ोन लेके जाएँगे कुछ प्रॉब्लम होने पे और आपको लगता है कि वो लोग बोलेंगे नहीं सर इसका बिल लेके आओ, ये फ़ॉरेन का फ़ोन है, आप बिल लाएँगे तो ही हम सर्विस करेंगे, आपके फ़ोन पे वारंटी दिखा रहा है, लेकिन आप प्रूफ़ कीजिए कि ये फ़ोन आपका है। इस टाइप की बेतुकी बातें अगर वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सर्विस सेंटर वाले करते हैं और आप उनको जवाब नहीं दे सकते, तो ग्लोबल फ़ोन जो है वो अवॉइड कीजिए। चुपचाप जाके थोड़ा पैसा ज़्यादा डाल के इंडियन फ़ोन्स आप ले लीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप जवाब दे सकते हो तो पैसे बचाइए और वो फ़ोन लेना है तो लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रक्षित का, और ये सवाल बहुत लोग का होता है तो मैंने सोचा क्यों नहीं ले ले। ये पूछते हैं कि यूएसए या इंपोर्टेड जो भी आईफ़ोन्स होते हैं वो इंडिया में जब चार्जिंग पे हम लोग लगाते हैं तो वोल्टेज डिफरेंस होने की वजह से और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होने की वजह से क्या उनके चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? देखिए, चार्जिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज है वो चार्जर पे आने के बाद जो आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट करंट होता है, वो सारे चार्जर्स जो है वो सेम निकालते हैं, चाहे इंडियन हो, चाहे यूएस का हो। तो फॉरेन का अगर आप फ़ोन लेके भी आते हो तो इंडियन प्लग में लगाने के लिए आप ऑब्वियसली इंडियन जो पावर ब्रिक है उसका इस्तेमाल करेंगे और वो पावर ब्रिक ख़राब नहीं होगा आपके इंडियन वोल्टेज से। यूएस का भी पावर ब्रिक इस्तेमाल करेंगे इंटरनेशनल प्लग के साथ, तो पावर ब्रिक भी ख़राब नहीं होगा और उससे जो आउटपुट करंट आता है, आउटपुट वोल्टेज आता है जो आपके आईफोन में जाता है, वो स्टैंडर्ड रहता है, चाहे यूएसए का आईफोन हो, चाहे इंडिया का आईफोन हो। तो आईफोन को कोई भी डैमेज नहीं होता है। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ यूएसए वाला, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है मित त्रिवेदी का। ये बोलते हैं गुजरात से हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, हाई एंड लैपटॉप की ज़रूरत है, क्या मैकबुक एयर जो है वो इनफ होगा उनके रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए? एडोबी इलस्ट्रेटर जो है मेनली वो इस्तेमाल करते हैं, एप्पल प्रोडक्ट्स अभी तक कभी यूज़ नहीं किया है, क्या वर्थ है इतना पैसा डालना या फिर विंडोज़ लैपटॉप के लिए जाना चाहिए? अगर आप इतना हाई एंड का लैपटॉप ले रहे हो लाख रुपए के आसपास का, तो मेरे ख्याल से आपको मैकबुक्स के लिए जाना चाहिए और ख़ासतौर पे जो M1 आए हैं अभी, उसके अंदर आपको फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप कंफर्म कर लीजिए, जो लोग एडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कि 8 जीबी का रैम जो है वो उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जो भी थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन है, जैसे हम यूज़ करते हैं फाइनल कट, तो ये फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन है यानी कि एप्पल का खुद का, इसमें रैम उतना यूटिलाइज नहीं होता। लेकिन थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन होते हैं, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, चाहे वेब ब्राउज़र हो, जैसे क्रोम वगैरह या एडोबी के प्रोडक्ट्स, उसके लिए रैम की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उस केस में आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिए अपने फील्ड के लोगों के साथ कि आपको 8 जीबी के साथ इनफ होगा या 16 जीबी के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज मैकबुक एयर M1 वाला जो आया है, इट इज़ मोर देन केपेबल फॉर योर वर्क। अगला क्वेश्चन है सैफ कुरैशी का। ये बोलते हैं भाई 12 प्रो लेना है, सेल बडी से ले सकता हूँ क्या? क्योंकि महंगा फ़ोन है, डर लग रहा है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी उनके फ़ोन्स इस्तेमाल किए और अनबॉक्सिंग की है। देखिए, जो काम में आपको डर लगे और ख़ास तौर पे ऐसा काम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। 2 पैसा ज़्यादा लिए और जहाँ पे आपको डर नहीं लगता है वहाँ से वो प्रोडक्ट लीजिए। मैंने 3 आईफ़ोन्स लिए हैं इस साल में। एक मिनी लिया है जो न्यासा एप्पल का ऑथराइज्ड रीसेलर है उससे लिया है। दूसरा मैंने लिया है दुबई के मॉल ऑफ द एमिरेट्स के एप्पल स्टोर से, और तीसरा ये जो 12 प्रो मैक्स है मैंने लिया है सेलबडी से। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फ़ोन्स जो है मेरे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई इशू इसमें नहीं आया है। तो आपके फ़ोन के अंदर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ब्रांड न्यू फ़ोन ले रहे हो। लेकिन अगर आपको डर है क्योंकि फ़ोन की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आपको सोच समझ के कदम लेना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है तो वो काम मत कीजिए, ये मेरा सजेशन है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिवम गुप्ता का। ये अपने मदर के लिए एंटरटेनमेंट पर्पस मूवीज देखने के लिए फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करने के लिए आईपैड लेना चाहते हैं। एयर 3 लेना चाहिए, आईपैड 8 जनरेशन लेना चाहिए, 7 जनरेशन लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा? 7 जनरेशन को मेरे हिसाब से आप साइड में रख दो, क्योंकि उसमें प्रोसेसर भी पुराना है, रैम भी कम है,
8th जनरेशन और एयर 3 के अंदर आप मुझे पूछेंगे तो देखिए परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन डिस्प्ले डेफिनेटली एयर 3 का बेटर है। तो आपकी मॉम क्योंकि ज़्यादा डिस्प्ले पे मीडिया कंजम्पशन वगैरह करेंगी तो एयर 3 विल बी द बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है वारिस का, ये बोलते हैं क्या आप एप्पल की रिपेयरिंग कॉस्ट के ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं? क्या कितना कॉस्ट लगता है एप्पल के सर्विस सेंटर से रिपेयर करवाना चाहिए या थर्ड पार्टी से भी रिपेयर करवा सकते हैं? देखिए थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हैं, एप्पल के सर्विस सेंटर से भी करवा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपका प्रोडक्ट वारंटी में है तो कभी भी थर्ड पार्टी के पास मत जाइए, एप्पल के पास जाइए। वारंटी के बाहर अगर रिपेयर है और छोटा मोटा रिपेयर है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं कर रहा है, तो एप्पल के सर्विस सेंटर से करवा सकते हैं, खासतौर पे महंगे प्रोडक्ट्स का। अगर आपका प्रोडक्ट उतना महंगा नहीं है जितना उसको रिपेयरिंग का कॉस्ट लग रहा है, तो ऑब्वियसली आपको थर्ड पार्टी के रूट पे जाना पड़ेगा, बाहर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट जो है एकदम स्काई हाई है, ऑलमोस्ट उतनी है जितने का नया फ़ोन या नया लैपटॉप आपको आ जाएगा। अगर आप 67,000 का मैकबुक एयर लेते हो 2017 वाला, उसका मदरबोर्ड अगर ख़राब हो जाता है तो 50,000 रुपये का मदरबोर्ड आ जाता है। इस तरीके से ये मैकबुक प्रो वगैरह इस पे पानी गिर जाता है तो वही 50,000, 60,000, 70,000 मदरबोर्ड की कॉस्ट और दुनिया भर के कंपोनेंट्स की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें होती है, सिर्फ ये चीज़ खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ हो जाता है तो आप उसको रिपेयर करने के भी कैपेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे जोड़ के कोई प्रोडक्ट खरीदा है और फिर अगर ख़राब होने पे अगर आप उसको रिपेयर नहीं कर पाए तो ऐसे ही वो शो पीस की तरह या पेपर वेट की तरह आपके घर पे पड़ा रहेगा। मैं उसकी वीडियो डेडिकेटेड नहीं बना सकता क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और कितने सारे रिपेयरिंग कॉस्ट मैं उसमें कवर करूंगा, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था और जो चीज़ आप सुनना चाहते थे वो मेरे हिसाब से आपको कन्वे हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है आवेज शेख का और ये बोलते हैं कि फ्रंट पेज टेक यानी कि जॉन प्रॉसर जो है उनका वीडियो इन्होंने देखा, उसमें उन्होंने बताया कि $400 लगते हैं एक नया आईफोन बनाने के लिए और $1000 जो है एप्पल लेता है उसके लिए कॉस्ट वसूल करता है कस्टमर से। तो इतना महंगा आईफोन देने की क्या वजह है? कोई दीन ईमान है या नहीं एप्पल का? अगर प्रॉफिट कमाना है तो कमाओ, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों हराम का खाते हैं? देखिए आवेश, दीन ईमान तो नहीं है एप्पल का, ठीक है, ये बात तो पक्की हो गई। दूसरी बात है $400 जो कॉस्ट है, अगर कंपोनेंट्स का और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका उतना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, दुनिया भर की चीज़ें होती है एक फ़ोन को बनाने के लिए। ऐसे ही फ़ोन जो है बन नहीं जाता, अंडा मुर्गी ने दिया और उसके अंदर से फ़ोन बाहर निकला, इस तरीके से तो बनता नहीं है। तो बहुत सारी उसमें फैक्टर्स होती है। इतनी बड़ी कंपनी जब कोई चलती है तो उसके बहुत ज़्यादा ओवरहेड्स भी होते हैं, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरी होती है, उनकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग टीम्स होती है, बड़े-बड़े उनके जो है सीईओज़ वगैरह दुनिया भर के मैनेजर्स होते हैं जिनकी सैलरी भी उसमें इंक्लूडेड होती है। ये सारी चीज़ों की वजह से एक प्रोडक्ट जो है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ सिर्फ एप्पल के साथ ही नहीं है, दूसरे जो स्मार्टफ़ोन्स वगैरह आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, सब में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट जुड़ा होता है और इन सब के बाद ये सारे जो कॉस्ट होते हैं इनके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट भी होता है। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो कंपनी फंक्शन क्यों करेगी? तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है शिरीन सुल्ताना का, ये बोलती है कि नबील साहब, हाउ डू यू सेल योर मैकबुक और आईफोन? क्या आप कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए OLX एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं अभी उसको प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि OLX पे मेरे साथ एक ख़राब इंसिडेंट भी हुआ था। मैंने एक टाइम पे जब मेरा यूट्यूब चैनल पॉपुलर नहीं था, मैं कुछ कमा भी नहीं रहा था यूट्यूब से, मैं अपने घर के एक मेंबर के लिए एक फ़ोन ले रहा था सेकेंड हैंड और वहाँ पे वो फ़ोन वारंटी में था और एक बंदे ने मुझे वो फ़ोन बेचा और जब मैं घर आया या फिर वहाँ से हटा और मैंने उसका टेम्पर्ड ग्लास निकाल के देखा तो उसका स्क्रीन जो है वो क्रैक था। मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया उसके बात करने के तरीके से या उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए कि ये बंदा कभी धोखा भी दे सकता है। उससे मैंने पूरा पैसा वसूल किया, लेकिन उँगली टेढ़ी करके मुझे वो पैसा निकालना पड़ा, इतना आसान नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड और बहुत सारी गलत चीज़ें होने की वजह से मैं OLX वगैरह जो प्लेटफॉर्म है उसको अवॉइड करता हूँ। और मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आप पिकी नहीं हो कि यार नहीं, मेरा अगर 90,000 रुपीज़ मुझे मिलने चाहिए तो 90,000 में ही मैं उसको बेचूंगा, 85 भी मुझे नहीं चलेगा, 87 भी नहीं चलेगा मेरा मैकबुक बेचने के लिए, तो फिर आप जाके OLX वगैरह पे बेच सकते हैं। अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूं कि किसी स्टोर वाले को ही वो चीज़ बेच दूं और फिर वो उसका हेडेक होता है कि वो उस पर वारंटी दे नहीं दे और अपने कस्टमर को सही तरीके से बता के उसको बेचे और मुझे मेरा पैसा जो है इंस्टेंटली मिल भी जाता है बिना टेंशन के। तो आपके सिटी में जो भी लोकल स्टोर होंगे जो मैकबुक्स वगैरह आईफोन सेल करते हैं और परचेज करते हैं सेकेंड हैंड में, उनको बेचिए, आपको सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा और पैसा का भी बहुत ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है चिराग शर्मा का, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। बोलते हैं मैकबुक जो है आप बाकी लैपटॉप्स के ऊपर प्रेफर करते हो, एप्पल प्रोडक्ट्स के एंथुजियास्ट हो, विंडोज़ लैपटॉप के मुकाबले ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए भी आप बताते हो, लेकिन आप बोलते हो कि हर साल मैं अपना मैकबुक बेच देता हूँ। क्या आपको उसकी रिलायबिलिटी पे
भरोसा नहीं है कि आपने मैकबुक को आप पटकते हो। देखिए चिराग, आपने जो है और भी कुछ बोला है इन्होंने कि मेरे सवालों का जवाब दो, क्या स्टूडेंट को हर साल अपना मैकबुक चेंज करना चाहिए? क्या एक प्रोफेशनल को चेंज करना चाहिए? क्या आप जैसे रिव्यूअर्स सबको अपने जैसा ही समझते हो? गुस्सा भी हो रहे हैं, हँस रहे भी है। चिराग, आपका इमोशन मैं समझ नहीं पाया। आप काफ़ी टाइम से हमारा चैनल देखते हो और हमेशा कमेंट भी करते हो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब मैं कोई क्वेश्चन का आंसर देता हूँ तो क्वेश्चन का आंसर जब मैं दे रहा हूं तो क्वेश्चन को भी आप ठीक से समझिए और सिर्फ मेरे आंसर को जो है अलग से आइसोलेट करके मत देखिए कि यार ये बंदा क्या बके जा रहा है। जो क्वेश्चन होता है उसके मुताबिक मैं आंसर देता हूं। एक बंदा था, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मैकबुक में ले रहा हूं, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि एप्पल केयर प्लस जो है मैं उसके लिए खरीदूं या नहीं खरीदूं? अब एप्पल केयर प्लस जो है मैकबुक्स के लिए, आईफोन के लिए आप लोग जानते हैं कितना ज्यादा महंगा है। तो उस केस में मैंने उनको सजेशन दिया कि एप्पल केयर प्लस अगर आप बहुत ज्यादा तोड़ते फोड़ते नहीं हो, जो कि मैं भी तोड़ता फोड़ता नहीं हूं, पटकता नहीं हूं, पानी नहीं गिराता हूं, बच्चों के हाथ में नहीं देता हूं, उस केस में अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंटल डैमेज नहीं होगा तो मत लीजिए। 1 साल होने के बाद या 1 साल होने के जस्ट पहले आप सेल करके नए मॉडल का मैकबुक ले लीजिए। तो जितने का आपका एप्पल केयर प्लस है उससे ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। वो पैसे जो एप्पल केयर प्लस में बचा रहे हो उतना कम में आप अपने मैकबुक को सेल कर सकते हो और नया मैकबुक ले सकते हो। इस वजह से मैं रात में जो वीडियो लाता हूँ Q&A का, ताकि आप लोग आराम से रिलैक्स होके बैठ के टांग ऊपर करके जो है वीडियो देखिए। अटेंशन में वीडियो मत देखिए, तो आपको सारी बातें जो है इस तरीके से समझ में नहीं आएगी। एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्वेश्चन को समझिए, आंसर को समझिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और हंसी भी नहीं आएगी, गुस्सा भी नहीं आएगा। आप लोग एकदम जो है खुश होकर वीडियो देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपके जो सवाल थे उसके जो मेरे जवाब थे उससे आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। अगेन बोलना चाहता हूँ, iPad Air 4 एंड iPad Pro 2020 का वीडियो मैंने डाल चुका है। पहले कमेंट में वीडियो का लिंक जो है पिन करके रखा हुआ है, जाके देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ये जो केस है बहुत ज़्यादा केपेबल केस है, इसके बारे में उसमें बताया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है केस को इस्तेमाल करें। फ्रिज वगैरह पे चिपक जाता है, तो जाके देखिए, आपको उसमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।